एमपी इकोनॉमी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की आधारिक संरचना का विकास। इसके अंतर्गत मैंने पहले कुछ चीजें बताई थी आप लोगों को स्टार्टिंग में, जब मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति का टॉपिक कराया था, तो उसमें कुछ चीजें मैंने बता दी थी वहां पर। यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें। तो टॉपिक है अधोसंरचना का विकास मध्य प्रदेश में। अधोसंरचना या आधारभूत संरचना इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या क्या आता है? इसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है ना, परिवहन है, परिवहन में सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, ऊर्जा है, विद्युत है ना, इन सभी को मिलाकर के हम कहते हैं अधोसंरचना, आधारभूत संरचना, जो किसी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है ना। इनके बिना जो है किसी तरह का विकास संभव नहीं होता है, इसलिए इनको बोलते हैं आधारभूत संरचना, आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत ढांचे से आशय है अर्थव्यवस्था का ढांचा। इसके अंतर्गत दो चीजें आती है, यानी दो भागों में इसको वर्गीकृत किया जाता है, भौतिक अधोसंरचना और सामाजिक अधोसंरचना ना। भौतिक तथा सामाजिक अधोसंरचना दो भागों में ओवरऑल इसको मोटे तौर पर बांट दिया जाता है। भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत क्या आता है? ऊर्जा है, परिवहन है, संचार है, दूरसंचार है ना। ये इस तरह से भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत आते हैं। इसमें जल प्रदाय भी आ जाएगा है ना, विद्युत प्रदाय, जल प्रदाय। तो ये सारी चीजें क्या हैं? भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। सामाजिक अधोसंरचना के अंतर्गत शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बैंकिंग है। बैंकिंग वैसे आर्थिक अधोसंरचना के अंतर्गत भी हम इसको रख सकते हैं, है ना। तो शिक्षा, स्वास्थ्य जो है मूलतः ये सामाजिक अधोसंरचना के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं डिटेल में। अभी हमें यहाँ पर जो है खास तौर से भौतिक अधोसंरचना के बारे में पढ़ना है, यानी परिवहन है, ऊर्जा है, विद्युत है, इनके बारे में खास तौर से डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये हम डिटेल में नहीं पढ़े हैं। पहले हमने शिक्षा, स्वास्थ्य डिटेल में पढ़ लिया है। तो उसमें सबसे पहले आता है परिवहन अधोसंरचना, इसके बारे में हमें पढ़ना है। परिवहन अधोसंरचना के अंतर्गत सबसे पहले सड़क परिवहन के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। सड़क परिवहन, इसके अंतर्गत सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन, तीन तरह से परिवहन हम पढ़ेंगे। सड़क परिवहन, तो आर्थिक समीक्षा 2023-24 की डेटा है ये। मध्य प्रदेश में सड़कों की स्थिति यहाँ पर बताई गई है टेबल के माध्यम से, है ना, नई डेटा के हिसाब से है ये। परिवहन, सड़क परिवहन कनेक्टिविटी है ये। नेशनल हाईवे की लंबाई टोटल जो मध्य प्रदेश में है वो है 9,345 किलोमीटर। डेटा ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, कि मध्य प्रदेश में टोटल नेशनल हाईवे उनकी लंबाई कितनी है और वो टोटल सड़क लंबाई का कितना है। तो 13% हिस्सा है ये मध्य प्रदेश की टोटल जो सड़क लंबाई है उसका 13% हिस्सा है। किनका है ये? नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है मध्य प्रदेश में वो 9,315 है, और ये जो है टोटल मध्य प्रदेश की सड़क लंबाई का है 13%। ठीक है, फिर स्टेट हाईवे, राज्य राजमार्ग, इनकी लंबाई जो है 11,389 किलोमीटर, और ये जो है हिस्सा है टोटल सड़क लंबाई का मध्य प्रदेश की 16%, 16%। ठीक है, तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे की लंबाई है, उसका परसेंटेज। बाकी खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और टोटल सड़क लंबाई आपको ध्यान रखना है, टोटल सड़कों की लंबाई ध्यान रखना है। बाकी स्टेट हाईवे, जिला सड़कों की लंबाई, ग्रामीण सड़कों की लंबाई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें मेंशन किया गया है, तो आप देख सकते हैं
है ना। जिले में सड़कों की जो लंबाई है वो 24,362, ये टोटल लंबाई का 34% है। ग्रामीण सड़कों की लंबाई ये 26,313 किलोमीटर है और ये सबसे ज्यादा है, 37% इनका हिस्सा है। टोटल सड़कों की लंबाई सब मिलाकर के हैं तो ये है 71,379 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें दो चीजें खास महत्वपूर्ण हैं, एक तो नेशनल हाईवे की टोटल लंबाई, उनका परसेंटेज, और टोटल सड़क लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है, वो है 71,389 किलोमीटर और नेशनल हाईवे की लंबाई है 9,315 किलोमीटर। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 उसके हिसाब से मैंने 2023-24 के हिसाब से ये मैंने बताया हुआ है, जो आर्थिक सर्वेक्षण है। तो ये हो गया सड़क परिवहन कनेक्टिविटी के बारे में, इसके डेटा। इसके बाद यह देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग का 6.6% हिस्सा रखता है। मतलब मध्य प्रदेश में जो सड़कों की जो रेल नेशनल हाईवे जो है, मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों का जो हिस्सा है वो 6.6% है। ग्रामीण सड़कें, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से 2024 तक 90% से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में ऑल वेदर सड़कों का निर्माण किया जाए। ऑल वेदर मतलब सभी मौसम में सड़कें जो यूज की जा सके उनको बोलते हैं ऑल वेदर सड़कें। तो 90% से अधिक जो है सड़कें मध्य प्रदेश में बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव में सड़कों के विकास के लिए दो तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक केंद्र सरकार की योजना है और एक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। तो इन दोनों के जरिए जो है ग्रामीण स्तर पर सड़कों का निर्माण विकास हो रहा है। तो ये है सड़क परिवहन कनेक्टिविटी के बारे में। ग्रामीण परिवहन नीति 2022 को जो है लॉन्च किया गया था 2022 में। इसके लिए विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रामीण सड़क परिवहन जो ग्रामीण परिवहन नीति जो है कब सरकार ने लॉन्च की थी, 2022 में। इसके लिए कहां पर पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, तो विदिशा में स्टार्ट किया गया था। तो इस तरह के फैक्ट आपको पूछ सकता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं रेल परिवहन। रेल परिवहन की जो लंबाई है, रेल लाइन की लंबाई मध्य प्रदेश में 5,188 किलोमीटर। ये एक बार एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन आ चुका है, एक बार पूछा गया था, काफी पहले, पुराना क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में रेल मार्गों की लंबाई कितनी है, तो ये है 5,188 किलोमीटर। ठीक है, देश का चौथा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है मध्य प्रदेश का, और सबसे बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है वो है जो यूपी का है ना। भारत का सबसे ज्यादा, सबसे लंबा जो बड़ा रेलवे नेटवर्क है वो यूपी का है, और मध्य प्रदेश का इसमें चौथा स्थान आता है। मध्य प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसमें यूपी का जो स्थान है वो पहला है। यहाँ पर जो है जो रेलवे की लंबाई है वो है 8,799 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 5,188 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा जो रेल मार्ग है, रेलवे की लंबाई सबसे ज्यादा है, रेल मार्ग की लंबाई वो यूपी में है, और 4th नंबर पर एमपी का नाम आ रहा है। प्रमुख रेलवे जंक्शन मध्य प्रदेश में है इटारसी, भोपाल, कटनी, जबलपुर। ये जो है प्रमुख रेलवे जंक्शन मध्य प्रदेश के माने जाते हैं। 2024 तक 75% से अधिक रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ना। 2024 तक 75% से अधिक रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है ना। तो ये इस तरीके से इसके संबंध में है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में विशेष माल ढुलाई केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर जो है माल पहुंचाए जाते हैं, रेल परिवहन के माध्यम से मालों की ढुलाई जो होती है वो भोपाल, इंदौर तथा जबलपुर से होती है। मध्य प्रदेश में एक मात्र जो है रेलवे जोन है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जबलपुर में स्थित है ना। मध्य प्रदेश में जो
एकमात्र रेलवे जोन है वो है पश्चिम मध्य रेलवे जोन, जबलपुर में स्थित है। तो इस तरीके से आपको रेल मार्ग के संबंध में, रेल परिवहन के संबंध में ध्यान रखना। इसके बाद हवाई परिवहन, राज्य में प्रमुख 6 हवाई अड्डे हैं। इंदौर, भोपाल, ये 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इंदौर में देवी अहिल्या भाई होलकर एयरपोर्ट के नाम से है, इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और भोपाल में राजा भोज के नाम से है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा ग्वालियर, खजुराहो, जबलपुर, रीवा, रीवा में जो है अभी नया है, ये नया बना है ना, 2023 में ही जो है इसको स्थापित किया गया है। तो रीवा जो है 6ठा राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है मध्य प्रदेश में। और इसके पहले जो है खजुराहो में बना था, इसके ठीक पहले खजुराहो में बना था। खजुराहो 5वां है और रीवा 6ठे नंबर पर हवाई अड्डा बना है मध्य प्रदेश में। एयर कार्गो सुविधा का विकास मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। इसके बाद औद्योगिक गलियारे और एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश में लगभग 3,368 किलोमीटर राजमार्ग विकास के विभिन्न चरणों में इनका निर्माण किया जा रहा है, जो क्षेत्रीय विकास केंद्रों से कनेक्टिविटी आसान बनाते हैं ना। एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश में जो है कितने किलोमीटर में बन रहे हैं, वो है 3,368 किलोमीटर पर जो है इनका विकास हो रहा है मध्य प्रदेश में। पहला एक्सप्रेस वे नर्मदा एक्सप्रेस वे, ये नर्मदा नदी के किनारे प्रस्तावित है। 1,300 किलोमीटर लंबा ये औद्योगिक गलियारा है, इसकी जो लंबाई है 1,300 किलोमीटर है। नर्मदा एक्सप्रेस वे की, नर्मदा नदी के किनारे जो है इसका विकास किया जा रहा है। चंबल एक्सप्रेस वे, इसका नाम अटल प्रोग्रेस वे हो गया है। चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अटल जी के नाम से हो गया है, अटल प्रोग्रेस वे। चंबल घाटी को जोड़ने वाला है ये, 404 किलोमीटर लंबा है ये, है ना। इसकी लंबाई होगी 404 किलोमीटर, इसका विकास अभी चल रहा है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा रतलाम उज्जैन को जोड़ने वाला है, ये मध्य प्रदेश से गुजरता है दिल्ली मुंबई। तो मध्य प्रदेश में कौन सा एरिया कवर होता है, तो रतलाम उज्जैन जिलों को ये कवर कर रहा है। इसके बाद मध्य भारत विकास पथ है, बुंदेलखंड विकास पथ है, विंध्यन विकास पथ है, ये भी जो है औद्योगिक गलियारे एक्सप्रेस भी बन रहे हैं, प्रस्तावित है, अभी इन पर काम चल रहा है। ठीक, तो ये है इस तरीके से परिवहन अधोसंरचना के बारे में। इसके बाद आता है ऊर्जा अधोसंरचना। ऊर्जा अधोसंरचना के बारे में कुछ चीजें मैंने बताई हुई हैं पहले, यहां पर हम उसको डिटेल पढ़ने वाले हैं। ऊर्जा अधोसंरचना के अंतर्गत सबसे पहले मैं बताने वाला हूं नवीनीकरण ऊर्जा नीति 2022। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नवीनीकरण ऊर्जा नीति कब की है, उसका ईयर आपको पूछ सकता है, और बाकी फिर डिटेल भी इसका पूछ सकता है। ज्यादा अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो डिटेल पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन अगर पूछता है तो केवल नीति का ईयर पूछ सकता है, क्योंकि पहले ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो मध्य प्रदेश की नवीनीकरण ऊर्जा नीति किस वर्ष लॉन्च हुई थी, तो 2022 में हुई थी। इसके क्या पर्पज डिसाइड किए गए हैं, तो उसमें पहला यही है कि राज्य की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विकास करना, उसका उपयोग करना, है ना। मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्य में जो है नवीकरणीय जो ऊर्जा है, नवीकरणीय मतलब गैर परंपरागत उसको बोलते हैं। ऊर्जा के 2 संसाधन है, परंपरागत गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन होते हैं उनको बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विकास करना तथा उसका उपयोग करना, निवेश आकर्षित करना, निवेश मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना, है ना। निवेश मतलब किसके लिए है, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना, ये इसका दूसरा उद्देश्य डिसाइड किया गया है। रोजगार के अवसर पैदा करना, है ना, इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना। राज्य के बाहर बिजली निर्यात करना, यानी इतनी नवीकरणीय विद्युत इतनी ज्यादा उत्पादित करना कि हम बाहर जो है बिजली भेज सकें, दूसरे राज्यों को हम भेज सकें। विरासत शहरों को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करना,
ग्रीन सिटी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, ऐसी स्थिति में जो है शहर जो है ग्रीन सिटी के रूप में विकसित हो जाएगा। परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन होते हैं वो जो है पर्यावरण प्रदूषण कारक होते हैं, जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के स्थान पर गैर परंपरागत यानी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग अगर किया जाता है शहर में, तो इस तरह के शहर जो है पर्यावरण प्रदूषण रहित हो जाते हैं और इस तरह से उनको ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाता है, किया जा सकता है। इसके प्रमुख घटक, इसमें ये हो गया उद्देश्य इसके बाद इसके प्रमुख घटक हैं, नीति के प्रमुख घटक। इसमें वर्ष 2027 तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपए और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना, है ना, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना, ये जो है इसमें उद्देश्य हमने डिसाइड किया हुआ है नीति के माध्यम से। तो इसमें क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में 50,000 करोड़ का निवेश और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित राज्य में करना, ये जो है इसका खास घटक है। वर्ष 2027 तक राज्य की ऊर्जा मिश्रण में 30% नवीकरणीय ऊर्जा का अंश होना, यानी टोटल जो ऊर्जा हम उत्पादित करेंगे, है ना, ऊर्जा राज्य की ऊर्जा मिश्रण में यानी उत्पादन में टोटल जो ऊर्जा उत्पादन होगी उसमें 30% जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का होगा, हिस्सेदारी होगी। ये जो है लक्ष्य डिसाइड किया गया है। अभी मुश्किल से 10% लगभग रहती है, 10 से 15% होती है और इसको 30% तक बढ़ाना, ये जो है इसमें खास इसका लक्ष्य या घटक डिसाइड किया गया है। वर्ष 2027 तक भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार की योजना के तहत 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी आधारित पार्क का विकास करना, 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी आधारित पार्क का विकास करना, यानी ऐसे स्थल, ऐसे क्षेत्र विकसित करना जहां पर 10,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादित हो सके। ठीक है। वर्ष 2030 तक मॉडल नवीकरणीय ऊर्जा शहरों और ग्रीन जोन को विकसित करने के लिए शुद्ध शून्य कार्बन आधार पर अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को तैनात करना, यानी जो है ऐसी पद्धति विकसित करना जिससे जो है कार्बन का उत्सर्जन शून्य हो जाए, है ना। कार्बन उत्सर्जन शून्य करने के लिए जो है एक प्रौद्योगिकी का विकास करना 2023 तक जो है लक्ष्य रखा गया है। यानी 2023 तक जो भी हम विद्युत उत्पादन करेंगे, जो भी हम उपयोग करेंगे ऊर्जा का, उसमें जो है कार्बन का उत्सर्जन शून्य हो जाएगा। इस तरीके से जो है लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक सभी विरासत शहरों को 100% ग्रीन शहरों के रूप में विकसित करना। 100% ग्रीन शहरों के रूप में विकसित करने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि वहां पर जो भी ऊर्जा यूज की जाएगी वो नवीकरणीय ऊर्जा यूज की जाएगी, परंपरागत ऊर्जा यूज नहीं की जाएगी। ताप विद्युत है, कोयला का उपयोग है, न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग है ना, ये उपयोग सारा बंद कर दिया जाएगा। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास है, बूढ़ी बायोमास है, इस तरह की ऊर्जा का प्रयोग वहां पर किया जाएगा। तो उसको कहेंगे 100% ग्रीन शहरों में विकसित करना। 2030 तक का ये लक्ष्य रखा गया। ये स्थिति बताई गई है नवीकरणीय ऊर्जा, इसका उल्लेख हम आगे भी करेंगे। अभी संपूर्ण मध्य प्रदेश में संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो 8वां स्थान आता है ना। ये मैंने वहां पर भी बताया है आप लोगों को, जब भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति बताई थी, उसमें ओवरऑल बताया था कि सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है जो इस तरह की ऊर्जा उत्पादित कर रहा है। सौर ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, भारत राज्यों की स्थिति क्या है, ये पूरा मैंने वहां पर बताया हुआ है पहले, है ना। पावर जनरेशन अप्रैल 2024 तक विद्युत उत्पादन क्षमता 28,774 मेगावाट हो चुकी। मध्य प्रदेश में स्थिति है, मध्य प्रदेश में अप्रैल 2024 तक जो है स्थापित जो क्षमता है, विद्युत स्थापित क्षमता, वो 28,474 मेगावाट मध्य प्रदेश की हो चुकी है वर्तमान में, है ना। तो ये फिगर आपको ध्यान रखना है।
ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है वर्तमान में। तो वर्तमान का डेटा यही है, 28,474 मेगावाट जो है मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन अभी हो रहा है। फिर ये मैंने अलग अलग जो सोर्स हैं ऊर्जा के, उनके हिसाब से जो है कितना विद्युत का उत्पादन हो रहा है मध्य प्रदेश में, उसका फिर परसेंटेज भी दिया हुआ है, इसको बताया गया। ये एक्चुअली जो स्थिति है 30 जून 2023 तक की स्थिति है। वैसे मैं ओवरऑल जो है 2024 तक की स्थिति मैंने इसमें बताई हुई है। ये अप्रैल 2024 तक 28,774 मेगावाट है, और ये इसमें थोड़ा सा हम लिखा हुआ है 25,975.67 मेगावाट ये लिखा हुआ है। ये जो है 30 जून 2023 की स्थिति है। लेकिन चूंकि ये सारे डेटा उस समय के हैं, इसलिए मैंने ये डेटा यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आपको ओवरऑल डेटा आता है तो नया डेटा वही है जो मैंने अभी बताया है। अप्रैल 2024 का डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है 28,774 मेगावाट। और अलग अलग अगर देखेंगे तो ये है, क्योंकि सारे अलग अलग डेटा जो है इसी समय के मिलते हैं, इसलिए मैंने ये डेटा इस समय के लिखे हुए। तो इसमें थर्मल यानी ताप विद्युत की अगर बात करें तो 16,245 मेगावाट है ना। मध्य प्रदेश में ताप विद्युत का उत्पादन कितना हो रहा है 30 जून 2023 की स्थिति में, तो ये है 16,245 मेगावाट, और इसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है 62.54%। मतलब इसकी सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है ताप विद्युत की। ओवरऑल भारत में भी यही स्थिति है और मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति। मतलब आज जो है सबसे ज्यादा जो विद्युत उत्पादन हो रही है वो ताप विद्युत के रूप में हो रही है, भारत में भी है और मध्य प्रदेश में भी। न्यूक्लियर नाभिकीय ऊर्जा है 382.50 मेगावाट है, इसका सबसे कम हिस्सेदारी है 1.47%। फिर इसके बाद जल विद्युत है, लार्ज हाइड्रो जल विद्युत है, ये 3,223.66 मेगावाट है, और इसकी हिस्सेदारी है 12.41, है ना। रेन्यूएबल ये है 6,124.51 मेगावाट, इसकी हिस्सेदारी 23.58। हाँ, मैंने अभी गलत बताया था, ये हिस्सेदारी इसकी हो गई 23.58, बढ़ गई है। पहले लगभग 15% के आसपास थी, अभी जो है ये नया डेटा आया है तो 23.58% ये नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी हो गई है। टोटल ऊर्जा के उत्पादन में, टोटल विद्युत के उत्पादन में नवीकरणीय जो विद्युत है, ऊर्जा है, उसकी हिस्सेदारी हो गई है 23.58%। तो इस तरीके से ये है टोटल फिगर, ये जो डेटा है ध्यान रखना है। परसेंटेज पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है, कितने परसेंट है ताप विद्युत की हिस्सेदारी, नवीकरणीय जो एनर्जी है उसकी हिस्सेदारी कितनी है टोटल ऊर्जा के उत्पादन मध्य प्रदेश में, तो 23.58% है। तो इस तरीके से जो है ये सारे डेटा आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अब आगे इसके बाद पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। देखिए ऊर्जा के दो सोर्स हैं, ऊर्जा संसाधन आप सभी लगभग जानते ही हैं, फिर भी मैं एक बार बता दूं। ऊर्जा संसाधन ये आपके ज्योग्राफी के सिलेबस में भी दिए गए हैं और यहां पर भी हम पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी सिलेबस में ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, यहां पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ऊर्जा संसाधन इसमें परंपरागत है, या इसको नवीकरणीय बोलते हैं, अनवीकरणीय, और इसको बोलते हैं गैर परंपरागत। या नवीकरणीय, है ना। इस तरीके से ये दो भाग है। परंपरागत के अंतर्गत ताप विद्युत, कोयला है, ताप विद्युत है, न्यूक्लियर एनर्जी है ना, ये इसके अंतर्गत आते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद भी इसमें आ जाते हैं ना। और गैर परंपरागत के अंतर्गत यानी नवीकरणीय के अंतर्गत है पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है,
बायोमास है, वुडी बायोमास है ना। तो ये जो है गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है, इनका एक बार दोहन करने के बाद दूसरी बार इनका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, और इनके बार बार दोहन से इनके समाप्त होने की आशंका बनी हुई होती है, और ये पर्यावरण प्रदूषण कारक भी होते हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं, कैसे होते हैं, ये जो है प्रदूषण कारक होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण करते हैं। एक बार उपयोग कर लेने के बाद इनका उपयोग नहीं हो सकता है, इसलिए ये समाप्त होते जा रहे हैं। गैर परंपरागत यानी नवीकरणीय जो ऊर्जा संसाधन होते हैं, इनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नवीकरणीय। और इनके चूंकि दोबारा उपयोग इनका हो सकता है, इसलिए इनके समाप्त होने की आशंका नहीं होती है, और ये पर्यावरण प्रदूषण कारक भी नहीं होते हैं, इनसे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। इन्हीं के उपयोग के आधार पर ही हम किसी शहर को ग्रीन सिटी के रूप में बोलते हैं, कहते हैं। तो पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत जो प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश में, उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो एक क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है कि कौन सा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है ना। तो ये क्वेश्चन आता है। पहला भी पूछा जाता है, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, ये सारणी बैतूल में स्थित है। ये राज्य का सबसे पुराना थर्मल पावर प्लांट है, स्टेशन है। संजय गांधी, इस नाम से बीरसिंहपुर उमरिया में स्थित है। संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन बीरसिंहपुर उमरिया में स्थित है। इसके बाद अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट, ये चचाई अनूपपुर में आता है। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले इसके बारे में। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन बैडन सिंगरौली में है। ये भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, और बैडन को जो है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी इसको कहते हैं, ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। और ये जो थर्मल पावर प्लांट है, ये जो है एनटीपीसी के अधीन, एनटीपीसी के अधीन है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो राष्ट्रीय भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है। ये महारत्न कंपनी भी है, तो इसके अधीन जो है ये काम कर रहा है। विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केंद्र के नाम से है ये, बैडन में सिंगरौली सुपर ताप विद्युत स्टेशन शक्तिनगर सिंगरौली में है ये। संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट, ये डोंगालिया खंडवा में स्थित है। झाबुआ थर्मल पावर प्लांट, ये झाबुआ के नाम से सिवनी में स्थित है। बुंदेलखंड थर्मल पावर प्लांट छतरपुर में है, और चांदनी थर्मल पावर प्लांट बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में, बुरहानपुर में आता है ना। तो इस तरीके से जो है थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद जल विद्युत परियोजनाएं, ये परियोजना का नाम ये नदी है, स्थान है और विशेषता है। तो इंदिरा सागर परियोजना है नर्मदा नदी में खंडवा, सबसे बड़ी जलाशय आधारित परियोजना है ये। ओंकारेश्वर परियोजना, ये नर्मदा नदी में खरगोन में स्थित है, ऊर्जा उत्पादन और सिंचाई में सहायक है ये। महेश्वर परियोजना, ये भी नर्मदा नदी में धार में स्थित है ये, और निजी क्षेत्र द्वारा विकसित है ये। बरगी नर्मदा नदी जबलपुर में है, जलाशय आधारित जो है बहुउद्देशीय परियोजना है ये। तवा परियोजना तवा नदी में होशंगाबाद, सिंचाई के साथ ऊर्जा का उत्पादन यहां से हो रहा है। मोहन सागर परियोजना सोन शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो ये जो है नदी घाटी परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं जो मध्य प्रदेश में चल रही हैं। इसके बाद राजघाट परियोजना है आगे, बेतवा नदी पर है, टीकमगढ़ ललितपुर दोनों की सीमा पर है ये राजघाट परियोजना। मध्य उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना नर्मदा नदी जबलपुर में सिंचाई और ऊर्जा उत्पादन काम हो रहा है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर मंदसौर में है ये, चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत है ये। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर कोटा में है ये, राजस्थान की सीमा पर।
मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है चंबल घाटी परियोजना, माता टीला, ये बेतवा नदी टीकमगढ़, सिंचाई और ऊर्जा उत्पादन का काम हो रहा है। कन्हार परियोजना, ये कन्हार नदी है बालाघाट में, वहां पर है स्थानीय ऊर्जा का उपयोग उत्पादन हो रहा है, ऊर्जा का उत्पादन यहाँ से हो रहा है और उसका उपयोग जो है वहीं ग्रामीण क्षेत्र में किया जा रहा है। तो इस तरीके से यह है जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा, मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति क्या है, कितना उत्पादन हो रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में 8वें स्थान पर आता है, अभी मैंने जैसे कि बताया था। इसमें रीवा सोलर प्लांट, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, एक बार पूछा गया है, 750 मेगावाट है इसकी क्षमता। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, ये भी मैंने बताया हुआ है पहले, पिछली जो क्लास में मैंने बताया था। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, इसके बारे में मैंने बताया है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है ये माना जाता है। फिर इनका आगे, इनकी क्षमता भी आगे दी गई है, ये टेबल के माध्यम से मैंने बताया। ये है, देखिए भारत में कुल ऊर्जा क्षमता, पवन ऊर्जा की क्षमता है 6,95,509 मेगावाट है। लघु पनबिजली 21,134 मेगावाट, बायोमास 42,312 मेगावाट है। सौर ऊर्जा 7,48,990 मेगावाट। ये भारत की स्थिति मैंने बताई है, मेगावाट में सारे डेटा दिए गए हैं। अब मध्य प्रदेश की इनमें रैंक क्या है? भारत में मध्य प्रदेश की रैंक पवन ऊर्जा के मामले में 8वीं रैंक है, लघु पनबिजली के मामले में 4थी रैंक है, बायोमास पावर इसमें रैंक का ज्ञात नहीं है, और सौर ऊर्जा के मामले में 4थी रैंक। ठीक है, तो इस तरीके से ये रैंक बताई गई है। मध्य प्रदेश की क्षमता मेगावाट में क्या है? तो पवन ऊर्जा की जो क्षमता है मध्य प्रदेश में वो 15,404 मेगावाट है, लघु पनबिजली में 820 मेगावाट, बायोमास 1,386 मेगावाट है, और सौर ऊर्जा में इसकी क्षमता है 61,660 मेगावाट। तो ये डेटा भी कभी पूछ लेते हैं, बाकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रैंक यहाँ पर मैंने दी हुई है, ये रैंक ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से मैंने पिछला वीडियो स्टार्टिंग में बनाया था, तो उसमें ये इसमें जो है अलग अलग रैंक बताई थी, स्टार्टिंग की रैंक, मतलब फर्स्ट रैंक किसकी है इनमें, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। ये जो सोर्स है ऊर्जा विभाग है, वहां से ये डेटा लिए गए हैं, जून 2024 का डेटा है। वर्ष 2022 में प्रति व्यक्ति बिजली की जो उपलब्धता है लगभग मध्य प्रदेश में 1,185 किलोवाट है। मध्य प्रदेश में इतनी प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता बताई जाती है। फिर जो है सौर ऊर्जा परियोजनाएं यहाँ पर मैंने बताई हुई मध्य प्रदेश में, रीवा सोलर पावर प्लांट रीवा में स्थित है, गुड़ तहसील के अंतर्गत स्थित है, और 750 मेगावाट इसकी क्षमता है, अभी मैंने बताया था, इसके पहले भी मैंने बताया हुआ है। ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, ये भी अभी बताया है मैंने, इसके पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था। आगर सोलर पार्क है, आगर मालवा में स्थित है, ये 550 मेगावाट इसकी क्षमता बताई जाती है, और सौर ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र इसको माना जाता है। नीमच सोलर पावर प्लांट, ये नीमच डिस्ट्रिक्ट में है, 151 मेगावाट इसकी क्षमता है। भारत का पहला पब्लिक प्राइवेट सोलर प्रोजेक्ट है, ये भारत का पहला, ध्यान रखें। शिवपुरी सोलर पार्क, ये शिवपुरी में है, नाम से स्पष्ट है, 200 मेगावाट इसकी क्षमता है। क्षेत्रीय बिजली वितरण में इसका योगदान है ना, क्षेत्रीय स्तर पर जो बिजली सप्लाई होती है उसमें इसका योगदान माना जाता है, शिवपुरी सोलर पार्क। तो ये इस तरीके से है। इसके बाद पवन ऊर्जा परियोजनाएं, महू पवन ऊर्जा परियोजना इंदौर डिस्ट्रिक्ट में, महू में है, 200 मेगावाट इसकी क्षमता है, राज्य का प्रमुख पवन ऊर्जा केंद्र है ना, क्षमता ज्यादा है इसकी, सबसे ज्यादा है। रतलाम मावटखेड़ा ऊर्जा परियोजना के नाम से है, रतलाम में रतलाम पवन ऊर्जा परियोजना है, मावटखेड़ा स्थान है, 150 मेगावाट इसकी क्षमता है। पवन चक्कियों से स्थायी ऊर्जा का उत्पादन यहां से हो रहा है।
देवास का जाम गोदरानी बहुत फेमस क्षेत्र है, ध्यान रखें। जाम गोदरानी का क्वेश्चन भी कभी आ सकता है कि जाम गोदरानी किसके लिए फेमस है। और इधर मामट खेड़ा किसके लिए फेमस है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो मामट खेड़ा है, जाम गोदरानी है, ये दोनों जो है पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। 100 मेगावाट इसकी क्षमता है, देवास में स्थित है। देवास पवन ऊर्जा परियोजना जाम गोदरानी। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बिजली आपूर्ति यहां से होती है क्योंकि देवास जो है औद्योगिक केंद्र माना जाता है। जबलपुर पवन ऊर्जा परियोजना जबलपुर में है, 50 मेगावाट इसकी क्षमता है। स्थानीय ऊर्जा जरूरतों को इसके माध्यम से पूरा किया जाता है। तो यह है पवन ऊर्जा परियोजना। इसके बाद आती है बायोमास ऊर्जा परियोजनाएं। जादूखेड़ा ये धार डिस्ट्रिक्ट में आता है, बायोमास प्लांट धार में स्थित है। ये कृषि अवशेषों धान परेली भूसी से ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। ग्वालियर खंडवा, ये कटवा गांव में है, बायोमास ऊर्जा परियोजना ग्वालियर खंडवा में है। ये ग्वालियर से खंडवा। ये गन्ने की खोई पर आधारित है, ऊर्जा उत्पन्न गन्ने की खोई से जो ऊर्जा बन रही। बायोमास का मतलब होता है कचरे से ऊर्जा बनाना। बायोमास मतलब कचरा जो होता है, गन्ने की खोई है, चावल की भूसी है और सरसों के डंठल है ना, इनसे जो है जो कचरा निकलता है उससे जब बिजली बनाई जाती है तो उसको कहते हैं बायोमास, इसको कहते हैं वुडी बायोमास। ठीक है, तो ये मुरैना बायोमास प्लांट मुरैना में है। सरसों के डंठल से ये जो है विद्युत बनती है कृषि के कचरे से। बांस गढ़ी बायोडीजल प्लांट मंडला में है। ये जेट्रोफा की सहायता से जो है 10 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। जेट्रोफा है ना, जेट्रोफा जो है इसको हिंदी में रतन जोत भी बोला जाता है। इससे बायोडीजल बन रहा है। तो बांसगढ़ी जो है ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में आता है, बांसगढ़ी, तो वहां से जो है बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। जेट्रोफा, जेट्रोफा यानी रतन जोत। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है संचार। भारत नेट राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की स्थापना की गई है मध्य प्रदेश में, जिसका उद्देश्य देश में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए न्यूनतम 100 मेगाबिट प्रति सेकेंड इंटरनेट स्पीड प्रदान करना। ये जो है भारत नेट राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की स्थापना का जो है इसका पर्पज बताया गया है। मध्य प्रदेश में अप्रैल से नवंबर 2022 तक 78.5% ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ गई हैं। 78.51% जो ग्राम पंचायतें हैं ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ चुकी हैं। अप्रैल से नवंबर 2022 तक का ये डेटा है मध्य प्रदेश का, है ना। मध्य प्रदेश में 5G की स्टार्टिंग हो गई है। मध्य प्रदेश में 5G की जो स्टार्टिंग है वो कहां से हुई है, तो उज्जैन से मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में रेडियो प्रसारण 22 मई 1955 इंदौर से स्टार्ट हुआ है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, इसमें डेट पूछी गई थी, है ना। मध्य प्रदेश में रेडियो का प्रसारण जो है कब से स्टार्ट हुआ, या मध्य प्रदेश में रेडियो स्टेशन कब स्थापित हुआ, तो वो 1955 है और उसकी डेट है 22 मई। तो डेट पूछी गई थी एक बार, है ना। और सबसे बड़ा जो रेडियो स्टेशन है, सबसे ज्यादा प्रसारण वाला जो है वो इंदौर का है। इसके बाद भोपाल का नाम आता है। तो 22 मई 1955 से जो है मध्य प्रदेश में रेडियो प्रसारण स्टार्ट हुआ और इंदौर जो है पहला आकाशवाणी केंद्र माना जाता है मध्य प्रदेश का, और इसकी स्थापना 22 मई 1955 को ही हुई इंदौर में। मध्य प्रदेश में दूरसंचार की शुरुआत सितंबर 1974 को मानी जाती है और ये रायपुर से हुई थी, रायपुर से, है ना। रायपुर जो है उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा था, अब छत्तीसगढ़ की राजधानी हो गया, छत्तीसगढ़ में चला गया। तो रायपुर से स्टार्ट हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश में था वो, इसलिए हम उसको मध्य प्रदेश से इसकी स्टार्टिंग मानते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये संचार वाला टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना का विकास का टॉपिक पूरा हो जाता है। अब ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, नया टॉपिक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ये टॉपिक आपके मेंस में भी है और
प्री में भी है, दोनों में ये टॉपिक पढ़ते हैं। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश किससे प्रभावित है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत जो कॉन्सेप्ट आया है ना, मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट दिया उसी से प्रभावित होकर के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का कॉन्सेप्ट विकसित किया गया है। तो पहले हम जान लेते हैं कि आत्मनिर्भर भारत कैसे आया, कब आया, इसमें क्या हुआ था, इसके क्या आधार हैं, क्या स्तंभ हैं, इसके बारे में फिर भारत मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए देश के लिए 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रारंभ किया है। ये कोरोना का टाइम था, कोरोना के समय जो है आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट आया, दिमाग में आया कि भाई जो है उस समय क्या हुआ कि कोरोना के समय जो है बाहर से वस्तुएं आना बंद हो गई। तो हमें ये लगा कि भाई हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगर कोई देश हमें जो है कोई वस्तु देना मना कर दे तो हम क्या करेंगे, वो स्थिति कोरोना के समय दिखी। तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कि हमें जो है आत्मनिर्भर होना जरूरी है ना, हमें जो है हमारी जरूरत की वस्तुएं बनाना हमारे लिए जरूरी है, यानी हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो हम खुद पूरा करें, दूसरों पर निर्भर नहीं रहें, है ना। तो ये है आत्मनिर्भर स्वावलंबी कॉन्सेप्ट। तो ये 12 मई 2020 को जो है ये कॉन्सेप्ट आया था, कोरोना का टाइम चल रहा था, उस समय की बात है ये। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जी ने स्थानीय उत्पादों की खरीद तथा प्रोत्साहन पर जोर देते हुए स्थानीयता के लिए आवाज उठाने, वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट दिया था। वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट दिया था। ये आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, वोकल फॉर लोकल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। देश के आत्मनिर्भर बनने के 5 प्रमुख स्तंभ हैं। आत्मनिर्भर बनने के 5 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था, विविधतापूर्ण आबादी, व्यापक मांग। ये जो है 5 स्तंभ है। ये जो है हम डिटेल में इसको जो है इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत मेंस में पढ़ते हैं, है ना, मेंस में इसका डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। कभी इस तरह से पूछा जाए कि आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ कौन से हैं या कौन सा स्तंभ नहीं है, कौन सा है, तो वो आपको जो है ध्यान रखना है। अर्थव्यवस्था, अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था यानी प्रौद्योगिकी का ज्यादा उपयोग करना, ऐसी व्यवस्था विकसित करना। विविधतापूर्ण आबादी, विविधतापूर्ण आबादी का मतलब यहाँ पर यह है कि अलग अलग तरह की आबादी, अलग अलग स्किल हो जिसमें, है ना, ऐसी आबादी जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमताएं हो, भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यताएं हो, स्किल हो, कौशल हो। तो इस तरह की आबादी को कहते हैं विविधतापूर्ण आबादी। व्यापक मांग, आबादी में मांग होना चाहिए, है ना, जनसंख्या मांग करे, है ना, वस्तुओं की मांग जनसंख्या करती है तो उससे उत्पादन बढ़ता है। मतलब मांग पर सब कुछ निर्भर है ना। अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था मांग पर निर्भर है। अगर मांग ज्यादा होती है तो उत्पादन ज्यादा होता है, उत्पादन ज्यादा होगा तो जो उत्पादन करने वाले लोग हैं उनको आय ज्यादा होगी, उनको ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा लोगों को काम पर रखेंगे, इससे जो है लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उत्पादक वर्ग को भी फायदा होगा और जो लोग उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं उनको भी फायदा होगा, उनको रोजगार मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो मांग करेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है मांग, प्रभावी मांग बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना। प्रभावी मांग की कमी से जो है मंदी, बेरोजगारी की समस्या पैदा हो जाती है। तो अगर बेरोजगारी, मंदी को दूर करना है तो मांग को जो है बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से ये है आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ। इसके बाद हम बात करते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में। अब है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोडमैप 2023, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोडमैप जो है 2023 के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। उसमें पहला बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसी को हम कहते हैं, सुशासन है, स्वास्थ्य और शिक्षा है, हम पढ़ चुके हैं ये, अर्थव्यवस्था और रोजगार, है ना। ये 4 स्तंभ जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के। 5 स्तंभ हमने आत्मनिर्भर भारत के पढ़े हैं और ये रोड मैप 2023 में जारी किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इस तरह का रोड मैप जारी करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य भी माना जाता है।
आत्मनिर्भर रोड मैप 2023। ठीक है, विषय विशेषज्ञों एवं आमजन द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार करने के लिए मंत्रीगणों के नेतृत्व में 4 मंत्री समूह गठित किए गए थे, जिन्होंने 25 अगस्त 2020 को कैबिनेट में अपने अपने विभागों से संबंधित प्रस्तुतिकरण और सिफारिशें दी थी। तो इनकी सिफारिशों के आधार पर जो है ये जारी किया गया है। मुख्यमंत्री उस समय शिवराज सिंह चौहान थे द्वारा 12 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का रोड मैप जारी कर दिया गया है ना। 12 नवंबर 2020 को ये जारी हुआ था और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप जारी करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य माना जाता है। जैसे मैंने बताया, आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। लागू ये 1 सितंबर 2020 से यानी थोड़ा सा पहले से इसको लागू किया गया है ना। तो ये है इस तरीके से इसको लागू करने का समय। इसे आगामी 1 नवंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, यानी 3 वर्षों में जो है जो भी लक्ष्य डिसाइड किए गए उनको अचीव करना है। इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में आगामी 3 वर्षों में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया जाएगा। ये जो है इसमें खास उद्देश्य डिसाइड किया गया है। अब क्या बदलाव लाना है उसके बारे में आगे बात कही गई है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम लीडर इसमें बनाया गया। इसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रमुख जो अधिकारी उनको टीम लीडर बनाया गया है। साथ ही विषयवार गठित उपसमूह का विवरण इस तरह से इसमें किया गया है। यह है, देखिए 4 जो स्तंभ है उनका यहाँ पर विवरण है। भौतिक अधोसंरचना, भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत क्या आएगा? सड़क अधोसंरचना है, यात्रा एवं पर्यटन है, नगरीय विकास आवास है, जल है, ऊर्जा है, परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स है। लॉजिस्टिक्स का मतलब जहां पर जो है सारी सुविधाएं रहती हैं। ऐसा जो क्षेत्र होता है जहां पर बहुत सारे उद्योग हैं, वहां पर सारी सुविधाएं जो है मुहैया कर दी जाती है, उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। तो ये है इस तरीके से भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र उपसमूह। इसके बाद आता है सुशासन, लोक सेवाओं का प्रदाय, ई गवर्नेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यानी लोक सेवाएं जो भी डिसाइड टाइम है उस समय पर लोक सेवाएं जनता को उपलब्ध कराना। पारदर्शिता है, जवाबदेहिता, सार्वजनिक भागीदारी है, सरकारी खरीद है, विनियमों का आतन यानी आधुनिक बनाना ना, उनमें नयापन लाना, उसको बोलते हैं आतन, एवं सरलीकरण, अधिनियम, नियम तथा दिशा निर्देश, शिकायत निवारण एवं मानव संसाधन प्रबंधन ना, इसको कहते हैं सुशासन। स्वास्थ्य एवं शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उसका विकास करना है, तकनीकी शिक्षा कौशल का विकास करना है, उच्च शिक्षा है, स्कूली शिक्षा, इन सभी का विकास करना है। तो ये है स्वास्थ्य एवं शिक्षा का विकास। इसके बाद आता है अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, कृषि एवं संबंधित सेक्टर, उद्योग तथा कौशल, प्राकृतिक संसाधन, व्यापार एवं वाणिज्य, ये जो है अर्थव्यवस्था और रोजगार के अंतर्गत आते हैं। इसको विकसित करने में बल देने की बात कही गई है। इसके बाद इसमें कुछ लक्ष्य डिसाइड किए गए हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 के कुछ लक्ष्य हैं। मातृत्व मृत्यु दर जो अभी 173 प्रति लाख है उसको जो है कम करके 100 प्रति लाख पर लाना है। मातृत्व मृत्यु दर है ना, 15 से 49 वर्ष की जो महिलाएं हैं जो बच्चे को जन्म देती हैं, उनमें जो मृत्यु हो जाती है बच्चे के जन्म देने से, तो उनको हम बोलते हैं मातृत्व मृत्यु दर। इसमें जो है एक टाइम लिमिट डिसाइड की गई है, 42 दिन का समय डिसाइड किया गया है। बच्चे के जनन के 42 दिन के अंदर अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है जिसकी उम्र 15 से 49 वर्ष है, तो उसको मातृत्व मृत्यु दर में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो वो मध्य प्रदेश में जो है अभी जो स्थिति है वो है 173 प्रति लाख है, उसको जो है 100 प्रति लाख करने का लक्ष्य रखा गया। शिशु मृत्यु दर ये मध्य प्रदेश में है 43 प्रति हजार, सबसे ज्यादा है ये इंडिया में, और इसको 35 प्रति हजार पर लाना है। कुल प्रजननता दर वैसे अभी जो लेटेस्ट जो डेटा है वो 2.0 हो गया है ना। नया जो सर्वेक्षण हेल्थ सर्वे है उसमें 2.0 हो गया है, 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन उससे कम हो गया है। नवजात शिशु मृत्यु दर 28 दिनों से कम जो बच्चे होते हैं उनको नवजात शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ये 35 प्रति हजार है, इसको 25 प्रति हजार तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो है वर्तमान स्थिति है और लक्ष्य इसमें
बताया गया दिसंबर 2024 तक का ये लक्ष्य है, जो हो चुका है, लगभग स्थिति पूरी हो गई है। आत्मनिर्भरता में मध्य प्रदेश की स्थिति। मध्य प्रदेश व्यापक संवर्धन परिषद, है ना, इसका क्वेश्चन आ चुका है। इसके बारे में मेंस में पूछा गया था, इसी बार का जो मेंस हुआ है उसमें मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद, मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद और निर्यात प्रकोष्ठ, ये दो अलग अलग संस्थान हैं। 40 से अधिक कार्यक्रमों और पहलों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव और जिला केंद्रित निर्यात वृद्धि के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद और निर्यात प्रकोष्ठ, इनके द्वारा 40 से अधिक जो कार्यक्रम हैं, पहल हैं, उनमें सक्रिय रूप से काम चल रहा है। एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव और जिला केंद्रित निर्यात वृद्धि के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये है स्थिति के संबंध। मध्य प्रदेश का प्राथमिक निर्यात वस्तु फार्मास्यूटिकल उत्पाद है ना। मध्य प्रदेश का जो प्राथमिक निर्यात है वस्तु फार्मास्यूटिकल निर्यात, जिसका मूल 13,158 करोड़ रुपए है। मैंने निर्यात का एक टॉपिक बताया था, उसमें भारत और मध्य प्रदेश की निर्यात की स्थिति से का कंपैरिजन किया था, तो वहां पर मैंने इसका जिक्र किया था, है ना। मतलब मध्य प्रदेश से ज्यादा जो वस्तु निर्यात होती है उनमें फार्मास्यूटिकल का मेन रोल है। इसका जो मूल है 13,158 करोड़ रुपए। इंदौर वित्त वर्ष 2023-24 में 20,256 करोड़ रुपए के निर्यात में अग्रणी है। मतलब सबसे ज्यादा जो निर्यात हुआ है वो इंदौर से हुआ है, उसमें अग्रणी स्थान इंदौर रख रहा है। निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई इसको शॉर्ट में कहते हैं, 2022 का ये में 55.68 अंक के साथ जो है सुधार मध्य प्रदेश में दिखा है। राज्य समग्र रूप से 12वें स्थान पर है और लैंडलॉक श्रेणी में 5वें स्थान पर स्थित है। निर्यात तैयारी सूचकांक है, निर्यात तैयारी सूचकांक, ये जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया जाता है ना। नीति आयोग इसको जारी करता है। तो ये है मध्य प्रदेश की स्थिति इसके मामले में। लीड्स, इसका फुल फॉर्म है, लीड्स रिपोर्ट है एक्चुअली, लीड्स रिपोर्ट। ये लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ये रिपोर्ट है 2022 की। इसमें मध्य प्रदेश को लैंडलॉक क्लस्टर में फास्ट मूवर के रूप में पहचाना गया है। लैंडलॉक जो क्लस्टर है उसमें जो है फास्ट मूवर मध्य प्रदेश को जगह दी गई है, स्थान दिया गया है। ये लीड्स रिपोर्ट है, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। इसमें जो है मध्य प्रदेश की स्थिति फास्ट मूवर गिनी जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रोड मैप और प्राथमिकताएं क्या डिसाइड की गई, उसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के अनुरूप राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में 2 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 5 पॉलिटेक्निक में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ऐसा जो है लक्ष्य रखा गया है 2024-25 के रोड मैप के संबंध। इसके अतिरिक्त सभी सरकारी स्वायत्त तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित ई लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान करने का काम पूरा किया जा रहा है ना। राजीव गांधी जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है उसके द्वारा ई लाइब्रेरी सुविधा प्रदान की जा रही है। तो इससे जो है सरकारी और स्वायत्त तकनीकी जो शिक्षण संस्थान है उनको इससे जोड़ने का काम चल रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को मुफ्त उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2024-25 के लिए 400 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये इस तरीके से कुछ 2024-25 के जो का रोड मैप तैयार किया गया मध्य प्रदेश के लिए, उसकी प्राथमिकताएं डिसाइड की गई, वो मैंने यहाँ पर बताई हुई हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक पूरा हो जाता है और इसके साथ ही इकोनॉमी मध्य प्रदेश तथा भारत की अर्थव्यवस्था संबंधी जो सब्जेक्ट है यूनिट जो 6 है प्री की, वो यहाँ पूरी हो जाती है।
मैंने जो भी चीजें आप लोगों को बताई हैं उनको अगर प्रॉपर तरीके से आप कर लेते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। रेयर केस में कुछ क्वेश्चन इधर उधर आ जाते हैं, तो उनको छोड़ दें, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो इनको अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ें और इनका मनन करें, चिंतन करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक। जय हिंद। वंदे मातरम।